जादुई धागा। राधा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता हमेशा भगवान के भरोसे रहा करते थे। अगर कुछ काम नहीं होता तो यह कहते थे, जैसी ईश्वर की इच्छा। एक बार गरीबी के चलते बहुत सारा कर्ज हो गया। तब उसकी बेटी ने कहा, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? हमारे ऊपर इसी वजह से कितना सारा कर्ज हो गया है। ये सब ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा के आगे भला किसकी चली है? अगर ईश्वर चाहेगा तो ये कर्ज निपट जाएगा। पिताजी, जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर आपकी सहायता कैसे करेगा? एक बार राधा और उसकी माता सुमन ने सोचा कि इस तरह से तो घर का गुजारा नहीं चल सकता। एक काम करते हैं, हम टोकरी बनाकर उसे सजाने का काम शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, और तुम्हारे पिता तो ईश्वर के भरोसे ही बैठे हैं। राधा टोकरी बनाकर उसे सजाकर बेचने का काम शुरू करती है। एक बार पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया आती है। बेटा, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ टोकरियों की जरूरत है। ठीक है माँ जी, आप टोकरी ले लेना। कितनी चाहिए? पर बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आप अपनी बेटी की शादी करो, पैसे का क्या है, आप टोकरी घर ले जाइए। पर बेटा, मेरे पास एक सूत का धागा है जो तुम्हारी टोकरी बनाने के काम आएगा। वो मेरे घर पर रखा हुआ है, मेरे तो किसी काम का नहीं है। माँ जी, मैं उस धागे का क्या करूँगी? मेरे पास टोकरियाँ बनाने के लिए धागा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम उस धागे को भी यूज कर लेना। वह धागा तुम्हारी टोकरियों को मजबूत कर देगा। ठीक है माँ जी, आप मुझे वो धागा दे दीजिएगा। राधा धागा को ले लेती है। एक रात राधा टोकरी बना रही थी। उसे नींद आने लगती है। कुछ टोकरियाँ बची हैं, इनको सुबह बना लूंगी। अभी तो मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। राधा टोकरियों को छोड़कर सोने चली जाती है। जब सुबह उठती है तो देखती है सारी टोकरियाँ अच्छी तरह से बनकर सजी हुई हैं। अरे वाह, यह टोकरी तो बहुत अच्छी तरह से बना दी माँ ने। माँ, मुझे कुछ काम ना करना पड़े, इसीलिए सुबह सुबह टोकरी बनाकर रख देती है। अब सुमन और राधा टोकरी बेचने के लिए बाजार जाते हैं। तभी उन्हें नदी में एक बच्चा डूबता हुआ दिखाई देता है। राधा बिना सोचे समझे हाथ में टोकरी रखकर नदी में फेंक देती है और चिल्लाती है, इसके ऊपर चढ़ जाओ, ये तुम्हें डूबने से बचाएगा। तभी राधा और सुमन देखते हैं कि टोकरी की जगह एक लकड़ी का फट्टा नदी में तैर रहा होता है और वह बच्चा उस फट्टे पर चढ़कर तैरता हुआ किनारे आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। वो तो सब ठीक है, पर ये लकड़ी का फट्टा कहाँ से आया? हमारी टोकरी डूब गई होगी और फट्टा तैरता हुआ आ गया होगा। बेकार के वहम में क्यों पड़ना, शुक्र मनाओ कि बच्चे की जान बच गई। और दोनों टोकरी बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। और आज और भी दिनों से ज्यादा दाम में टोकरी बिकती है। माँ, आज तो टोकरियों के दाम ज्यादा मिले हैं, इससे पहले ज्यादा दाम नहीं मिले थे। हाँ, तू सही कह रही है। तूने इतनी अच्छी टोकरियाँ जो बनाई हैं, वह तो ज्यादा दाम में ही बिकनी थी। यह सब तेरी मेहनत है। पर माँ, यह टोकरी मैंने नहीं, आपने बनाई है। मैं जब सुबह उठी तो मुझे यह टोकरी बनी हुई दिखी थी और बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई थी। नहीं नहीं, मैंने कोई टोकरी नहीं बनाई। मुझे इतना वक्त कहाँ। यह टोकरी तूने बनाई है और तू भूल गई। राधा के मन में उथल पुथल मच जाती है और वह सर पकड़कर सोचने लगती है, आखिर टोकरियों का राज क्या है? यह टोकरी मैंने फेंकी तो फट्टा बन गया और टोकरी अपने से और इतनी मजबूत बनी है कि फटाफट बिक भी गई। कहीं ये सब जादू की वजह से तो नहीं हो रहा है? शायद जो बूढ़ी माँ सूत का धागा देकर गई थी, कहीं यह उसी का चमत्कार तो नहीं? कहीं वह धागा जादुई तो नहीं? राधा अपनी माँ को आवाज लगाती है और सुमन को सारी बातें बताती है और कहती है कि वह धागा जादुई है। सुमन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। अगर माँ, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप देखिए, मैं टोकरी में बहुत सारे पत्थर भरूंगी और टोकरी ना ही टूटेगी ना ही मुड़ेगी, तो हुई ना जादुई, और ये पानी में भी नहीं गलेगी। और राधा और सुमन को सारी चीजें करके दिखाती है। फिर सुमन को उसकी बातों पर भरोसा होता है। अब वह सूत के धागे से टोकरियों का व्यापार बढ़ाने लगती है और उसके घर के हालात सुधरने लगते हैं। बेटा, अब तो हमारे घर के हालात सुधर गए हैं। यह सब तेरी ईमानदारी और सच्चाई का नतीजा है। जो आज हम इस मोड़ पर हैं, सब ठीक हो गया है। उधर उनका एक पड़ोसी सेठ, जो उनकी कामयाबी से जलता था, वह सोचने लगता है कि आखिर इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सुमन और राधा ने ऐसा क्या कर दिया कि आज उनके वारे न्यारे हो रहे हैं? इसका तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। सेठ हमीरचंद उन्हें बहला फुसलाकर पूछता है, हमीरचंद, ऐसा क्या है कि
तुम दिन भर दिन अमीर होते जा रहे हो। क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है या जादू की छड़ी है तुम्हारे पास? हमारे पास एक जादुई धागा है जो सब सही कर देता है, कोई भी बिगड़ा काम को सुधार देता है। अमीर चंद, अगर तुमने मुझे वो धागा ला कर दिया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अमीर चंद लालच में आकर हाँ कह देता है और उसको चुराने के लिए चल देता है। सही है ना? इस धागे से मेरी बेटी को मेहनत करनी पड़ रही है और सेठ मुझे बिना मेहनत के पैसा दे रहा है, तो ये भी भगवान की ही इच्छा होगी। इसको चुराकर मैं सेठ को दे देता हूँ, जिससे हमें बिना मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही वह धागे को हाथ लगाता है, उससे आवाज आती है, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिर गई हूँ। अभी आता हूँ। और उसे बचाने की कोशिश करता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता। तभी उसे जादुई धागे का ख्याल आता है और वह उसे लेकर वहाँ आता है। धागे, सच में मेरी बेटी ने तुझसे जादू बताया है। आज मेरी बेटी मुसीबत में है, उसकी मदद करो। यह कहकर धागे को कुएं में डालता है। धागा और मजबूत बन जाता है। राधा धागे को पकड़कर कुएं के ऊपर आती है और अमीर चंद को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, धागे, सूत के धागे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें लालच में आकर चुराने की कोशिश की और तुमने मेरी बेटी की रक्षा की। आज के बाद कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब राधा का परिवार बहुत सी टोकरियां बनाकर बेचता है और जरूरतमंदों की सहायता भी करता है। इसी तरह वे अपने जीवन में खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। जादुई बॉल। तनु, अरे तनु, आज खेलने आ रही हो या नहीं? राजा ने जोर से चिल्लाकर कहा। नहीं राजा, मैं नहीं आ पाऊंगी आज, क्योंकि मेरी बॉल खो गई है। तो क्या हुआ, तुम मेरी बॉल से खेल लेना। नहीं राजा, वो बॉल मेरा भाई मेरे लिए लाया था और मैंने वो खो दी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा ठीक है, कल आ जाना, मैं अभी चलता हूँ। इतना कहकर राजा खेलने चला गया। तनु बहुत रो रही थी और उसको किसी से बात करने का भी मन नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तनु बार बार यही सोच रही थी कि बॉल किसने ली होगी। अचानक बॉल कहाँ चली गई? इतने में आवाज आती है। माँ ने कहा, तनु चलो खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा? माँ, भैया जो बॉल मेरे लिए लाए थे वो खो गई है। कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरी बॉल ले आएंगे। नहीं माँ, मुझे वही बॉल चाहिए। इतना कहते कहते तनु माँ से चिपककर रोने लगी। माँ, मुझे वह बॉल बहुत पसंद थी, मुझे वही बॉल चाहिए। माँ ने कहा, तनु बेटा रो नहीं, कहा ना हम दूसरी बॉल ले लेंगे। चलो अभी तुम खाना खाओ, कल देखते हैं। फिर तनु अनमने मन से माँ के साथ चली गई और थोड़ा बहुत खाना खाकर वापस अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेटकर रोते रोते उसकी आंख लग गई। एक दिन तनु की दूसरी फ्रेंड ने बताया कि तनु के पास जो बॉल थी, बिल्कुल वैसी ही बॉल उसने पिंकी के पास देखी। तब तनु को अचानक याद आया कि पिंकी ने उस बॉल के लिए तनु से कई बार पूछा था। तनु की बॉल उसकी फ्रेंड पिंकी को बहुत पसंद थी। पिंकी ने कई बार तनु से बॉल मांगी, पर तनु ने नहीं दी। तो एक दिन पिंकी चुपके से तनु की बॉल चुराकर अपने घर ले आई और बहुत खुश हुई। पर जब से वह बॉल चुराकर लाई थी, वह बॉल एक जगह रहती ही नहीं थी। कभी यहाँ उड़ती तो कभी वहां, कभी यहाँ उड़ती तो कभी वहां। दिन भर कुछ न कुछ सामान तोड़ती रहती थी। कई बार तो बॉल पिंकी को भी लगी और उसके परिवार के अन्य लोगों को भी लगी। पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा रोज होने लगा। पिंकी और उसके घर वाले उस बॉल से परेशान हो गए थे। पिंकी की माँ ने कहा, पिंकी, यह बॉल कहाँ से उठाकर लाई हो? घर का सारा सामान तोड़ चुकी है। पिंकी ने सोचा कि इसको रात में बाहर फेंक दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने रात को बॉल बाहर फेंक दी और सो गई। लेकिन ये क्या, सुबह बॉल वापस घर में और फिर सामान तोड़ना शुरू। पिंकी रोज फेंकती और बॉल वापस। एक दिन पिंकी को सपना आया, पिंकी, यह बॉल तनु को लौटा कर आओ और तनु से माफी मांगो चोरी के लिए, नहीं तो यह बॉल कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पिंकी सुबह उठी
और सबसे पहले तनु के घर जाकर उसे बॉल लौटा दी और उससे माफी भी मांगी। तभी से बॉल ने उसका पीछा छोड़ दिया। तनु भी अपनी बॉल वापस पाकर बहुत खुश हुई। बॉल लौटाने के बाद भी पिंकी के सपने में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, पिंकी, चोरी करना बहुत बुरी बात है, आगे से ऐसा मत करना। पिंकी ने भी प्रॉमिस किया कि वो आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि चोरी का फल पिंकी को बहुत बुरा मिला था और पिंकी के परिवार को भी खामियाजा भुगतना पड़ा था। वो समझ चुकी थी कि चोरी करने का अंजाम कितना बुरा होता है। तनु के भाई ने ये बॉल जिस आदमी से खरीदी थी, उसने बॉल बनाने में अपनी जिंदगी बिता दी थी। इस बॉल को उसने बड़े ही मन से बनाया था। इस बॉल को बनाने के बाद एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। जब पिंकी ने उन अजीबोगरीब आवाजों के बारे में तनु को बताया, तो तनु और उसकी फैमिली को यह लगा कि यह आवाज शायद उसी आदमी की हो, क्योंकि उसको इस बॉल से बहुत लगाव था। और उस आदमी की मृत्यु हो गई तो शायद उसकी आत्मा आज भी उस बॉल के साथ हो, लेकिन उस बॉल ने तनु या उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर कुछ दिनों बाद सभी इस बात को भूल गए और खुशी के साथ जीवन व्यतीत करने लगे।